Good morning, everyone. This video is presenting by me, बबीता जोशी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो इस सेशन में हम फर्स्ट में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, देन हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ वेरियस लेवल्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस लेवल्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस लेवल्स। तो आज के सेशन में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग कि शिक्षण क्या है, हम शिक्षण किसे कहते हैं। टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर। तो टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसके थ्रू टीचर लर्नर्स में डिजायरेबल चेंजेस लाने की कोशिश करता है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। क्योंकि जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, जिससे कि वो अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। तो टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसके तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं: टीचर, कंटेंट एंड स्टूडेंट। अगर इन तीन एलिमेंट्स में से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसी कारण जो टीचिंग है उसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल होते हैं, जिसमें एक टीचर है और एक लर्नर है। तो इसमें जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे टीचर ही रेगुलेट करता है। और जो लर्नर होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए या नई नॉलेज को लेने के लिए अपने टीचर्स पे डिपेंड होता है। हम देखेंगे कि टीचिंग के इन तीनों लेवल्स में जो टीचर्स और लर्नर्स का रोल है वो तीनों लेवल्स में चेंजेस होता रहता है। तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो हमारी फॉर्मल जो क्लासरूम की सेटिंग होती है वहाँ पे जो टीचर टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसे पूरी तरह से टीचर रेगुलेट करता है। तो इसी बेसिस पे जो एजुकेशनलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लेवल्स ऑफ टीचिंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है मेमोरी लेवल, जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं, ये लीस्ट थॉटफुल लेवल है। देन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम अवबोध स्तर कहते हैं, थॉटफुल लेवल है। एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम चिंतनशील स्तर कहते हैं, ये मोस्ट थॉटफुल लेवल है। हम इन तीनों लेवल को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीनों लेवल हायरार्की में भी लीस्ट थॉटफुल से मोस्ट थॉटफुल की ओर होते हैं, जिसमें सबसे नीचे है मेमोरी लेवल, जो लीस्ट थॉटफुल है। यहाँ पे बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं ना के बराबर होती है। देन होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे बच्चा थोड़ी चीजों के बारे में सोचने या शुरू करता है। देन होता है हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल है जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसीलिए इसे मोस्ट थॉटफुल लेवल कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेमोरी लेवल। द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन एफ हर्बर्ट। तो टीचिंग का जो मेमोरी लेवल है इसका जो प्रतिपादन था वो जॉन एफ हर्बर्ट ने किया। इसे लीस्ट थॉटफुल लेवल कहा जाता है, क्योंकि इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो चीजों को केवल मेमोराइज कर लेता है। इस लेवल पे जो फोकस होता है रोट लर्निंग पे होता है, बच्चा चीजों को रट लेता है और यहाँ पे उसकी थिंकिंग इंक्लूड नहीं होती है। फोर मेन स्टेप्स स्टूडेंट फॉलो इन दिस लेवल। इस लेवल पे चार मेन स्टेप्स हैं जिन्हें बच्चा फॉलो करते हैं। मेमोराइज, बच्चा सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट को मेमोराइज कर लेता है, उसे अपनी स्मृति में धारण कर लेता है, रिटेन करता है, उस रटी हुई चीज को अपने मेमोरी में रिटेन करता है। देन रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस, जब भी बच्चे हम ये कह सकते हैं या जब एग्जाम होता है बच्चा उसे फिर रिकॉल करता है एंड रिप्रोड्यूस उसे कर देते हैं। एक तरह से जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह चलती रहती है, जिसमें जो टीचर होता है वो बच्चे को फैक्ट्स बताता है और बच्चा उन्हें रट लेता है और अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेता है। टोटली जो ये मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है वो कंटेंट बेस्ड टीचिंग होती है। तो आगे हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरी लेवल, की मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्वायर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेन करना है, फैक्ट्स नॉलेज को गेन करना है। यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है इस पे फोकस नहीं किया जाता है। टू ट्रेन मेमोरी फैकल्टी, क्योंकि पूरी तरह से मेमोरी को ही ट्रेन करने की यहाँ पे बात होती है। बच्चे को फैक्ट्स बता दिए जाते हैं और ड्रिल और रिवीजन के थ्रू उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें सेट कर दी जाती हैं।
इट कवर्स द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। तो उनके जो लर्निंग के जो 6 ऑब्जेक्टिव हैं उनमें उन्होंने उनके जो नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो मेमोरी लेवल के थ्रू ही फुलफिल होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा चीजों को आइडेंटिफाई करता है, रिमेम्बर करता है, एंड वो उन आइडियाज को या उन फैक्ट्स को अपने मेमोरी में रिटेन कर लेता है, और जब भी उसे उस चीजों की जरूरत होती है वो उन्हें रिकॉल करता है। तो कहीं ना कहीं जो बेंजामिन ब्लूम के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे उसमें जो नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो इस मेमोरी लेवल के थ्रू ही अचीव होते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इस लेवल पे जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सिंपल कंसेप्ट होते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा वाइड कंसेप्ट समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि वो चीजों को समझता नहीं है, बस रटता है। तो इस लेवल पे जो कंसेप्ट होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, और सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वो इजीली उन चीजों को रट सके। यूज द मेथड, जैसे हमने इसमें पहले बात की कि इसमें फोकस किया जाता है टोटली रोट मेमोरी पे। तो इसमें ड्रिल और रिवीजन पे फोकस होता है, बच्चा बार बार अभ्यास करता है, उसे रिवीजन कराया जाता है, जिससे कि जो चीजें उसने रट रखी हैं एक हिसाब से तो वो उसे अपने मस्तिष्क में धारण कर सके और लंबे समय तक उसके दिमाग में ये चीजें रहे, इसके लिए उसे ड्रिल और रिवीजन पे इस लेवल पे फोकस किया जाता है। रोल ऑफ टीचर, तो मेमोरी लेवल पे जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, टीचर्स के पास डोमिनेटिंग पावर होती है। जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसमें जो टीचर होता है वो पूरी उस प्रोसेस को वही रेगुलेट करता है, तो इसी कारण जो टीचर है उसके पास अथॉरिटेटिव पावर होती है। रोल ऑफ लर्नर हम देखेंगे तो जो लर्नर का रोल होता है यहाँ पे पैसिव होता है, बस उसे टीचर के द्वारा जो फैक्ट बता दिए जाते हैं वो उन्हें सीख लेता है। हमने देखा है जैसे कि जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं अगर उन्हें टीचर्स के द्वारा जो बात कही जाती है, अगर आप उनके उस नॉलेज में हम चेंज करना चाहते हैं तो बच्चा अपनी टीचर्स की ही बात मानता है, और वो हमारी उन बातों को मतलब गलत मान लेता है और अपनी टीचर की कही बातें सही मानता है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है उसके लिए अपनी टीचर की कही हुई बात सबसे ऊपर होती है, क्योंकि बच्चा पैसिव रोल में है, वो चीजों को बस सिर्फ रटता है, समझता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो लर्नर की जो रोल होता है वो पैसिव रोल होता है। इवेल्यूशन सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे तो छोटे लेवल पे ओरल या रिटर्न टेस्ट पे ही इसमें फोकस किया जाता है, क्योंकि बच्चे से ओरल क्वेश्चन कर लिए जाते हैं और बच्चा जो उसने रटा होता है उसे वो इजीली बता देता है, या रिटर्न टेस्ट होता है कि बच्चा वही मेमोराइज करता है देन रिटेन करता है, और उसके बाद वो उसे रिकॉल करके अपने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वो उस चीज को लिखता है, या उसे हम कह सकते हैं कि वो वहां पे उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कि मेमोरी लेवल के हमने फीचर्स और उसके फ्रेमवर्क को देखा, अब हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी लेवल पे कुछ एडवांटेज होते हैं या उसके और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम पहले बात करेंगे मेरिट्स की। यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि वहां पे बच्चे की उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है कि वो चीजों को समझ सके, तो कहीं ना कहीं वो मेमोराइज कर लेता है चीजों को, और मेमोरी पावर इंक्रीज हो रही है इस लेवल पे, टोटली फोकस ही मेमोरी पर है। यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स एंड न्यू कंसेप्ट, यहाँ पे बच्चा जो है उसे अगर कोई नए कंसेप्ट सिखाया जा रहा है या तो वो उन्हें इजीली सीख लेता है। यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, क्योंकि इस लेवल पे ड्रिल और रिवीजन पे फोकस होता है, जो स्लो लर्नर होते हैं वो एकदम से चीजों को नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए ये लेवल अच्छा माना जाता है, क्योंकि बार बार ड्रिल और रिवीजन हो रहा है, उन्हें उस चीज का अभ्यास कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है वो बेनिफिशियल होती है। अगर हम बात करते हैं मेमोरी लेवल पे डिमेरिट्स की, तो इसका जो सबसे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इसका जो डिमेरिट है वो यही है कि यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन है, कहीं ना कहीं रटने को फोकस किया जा रहा है, जिसी वजह से हम कहेंगे कि लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, क्योंकि बच्चा बार बार चीजों को रिटेंशन अपने धारण करता है, फिर उन्हें रिकॉल करता है और फिर उन्हें वो भूल जाता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का यहाँ पे लॉस है। नो स्कोप ऑफ सेल्फ लर्निंग, यहाँ पे बच्चे को सेल्फ लर्निंग का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि बच्चा टोटली अपने टीचर्स पे डिपेंड होता है। डोमिनेंस ऑफ टीचर, क्योंकि टीचर का जो रोल है वो एक्टिव रोल है, तो जो डोमिनेटिंग पावर होती है वो टीचर के पास ही होती है। नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, ये जो टीचिंग का जो ये लेवल है ये हायर क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि अब जो बच्चा होता है अगर वो हायर क्लासेस में भी चीजों को सिर्फ रट लेगा तो उसके लिए ये चीज बेनिफिशियल नहीं होगी। जैसे हम इस लेवल मेमोरी लेवल को एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक छोटी क्लास का बच्चा है, उसे टू की टेबल लर्न करा दी जाती है, वो उसे रट तो लेता है लेकिन वो उसको समझता नहीं है कि टू टू सा फोर कैसे है, वो उसको नहीं जानता है कि टू मल्टीप्लाई टू फोर है, लेकिन वो उस कंसेप्ट वो पूरी टेबल को लर्न कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज है ये एग्जाम्पल है ये मेमोरी लेवल का है, क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ केवल चीजों को रट लेता है।
तो अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज प्रोपाउंडेड बाय एच.सी. मॉरिसन। तो जो टीचिंग का सेकंड लेवल है जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, ये लेवल एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। ये एक थॉटफुल लेवल है। इसे हम थॉटफुल लेवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लेवल पर जो बच्चा है वो चीजों के बारे में थोड़ा समझना शुरू कर देता है कि अगर ये चीज ऐसी है तो ये क्यों है, वो उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम इसे थॉटफुल लेवल कहते हैं। टीचिंग एट दिस लेवल लर्नर्स टू नो मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि इस लेवल पे जो बच्चा मेमोरी लेवल पे जिन चीजों को केवल मेमोराइज कर ले रहा है, यहाँ पे वो उनकी मीनिंग्स को जानने की कोशिश करता है कि अगर ये चीज ऐसी है तो क्यों है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है। और उन्हें समझने के बाद वो उन फैक्ट्स ऑफ कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर पाता है। स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो इन स्टेप्स को वो फॉलो कर पाता है। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे केवल रटना ही, कंसेप्ट को समझ पाना है कि ये कंसेप्ट, वो जिस चीज को पढ़ रहा है वो उस चीज के बारे में वो सोचता है और उसको समझता है। रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रूल्स, कंपैरिजन, वो दो चीजों के बारे में कंपैरिजन कर पाता है। लर्नर्स एबल टू अप्लाई फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, और वो जो चीजें वो सीख रहा है उन्हें वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। इट कवर्स द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के थ्रू ही अचीव होते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग इस लेवल पे जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो वाइड सब्जेक्ट मैटर होता है। क्योंकि जो इस लेवल पे जो बच्चा होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, वो चीजों के बारे में सोचने लगता है। तो इस लेवल पे जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो अकॉर्डिंग टू मेमोरी लेवल वाइड होते हैं। लार्जर इन नंबर एंड क्वालिटी, और उसके जो नंबर होता है, कंटेंट का जो नंबर होता है वो भी हाई होता है और उसकी क्वालिटी भी अकॉर्डिंग टू मेमोरी लेवल हाई होती है। यूज द मेथड, इस लेवल पे बच्चे को टीचिंग के लिए, उसे सिखाने के लिए कंसेप्ट को जो मेथड फॉलो किए जाते हैं उसमें लेक्चर मेथड है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन मेथड है एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड है। तो बच्चे को कई बार लेक्चर दे के चीजें सिखाई जाती हैं, या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उन्हें लेक्चर के साथ कुछ दिखाया जाता है जिसके द्वारा वो चीजों को सीखते हैं। डिस्कशन किया जाता है जिसमें ये टू वे प्रोसेस में चलता है, जिसमें टीचर्स अपनी बात बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चे भी उस टॉपिक पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू टीचर के सामने रखते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड है जिसमें बच्चे को जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल की ओर में सिखाया जाता है। तो अगर हम इस लेवल पे देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर, जो टीचर का रोल होता है रेगुलेटिंग नॉट डोमिनेटिंग। यहाँ पर भी जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट तो टीचर ही करता है, बट टीचर का जो पावर होती है वो डोमिनेटिंग पावर नहीं होती है। टीचर, हम कह सकते हैं कि जो टीचर है वो लर्नर से मोर एक्टिव है, बट यहाँ पे लर्नर भी एक्टिव होता है। वो अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अगर उसको कुछ क्वेरीज होती है तो वो अपने टीचर से रेज करता है, बिकॉज क्योंकि इस लेवल पे वो चीजों के बारे में सोच रहा है तो ही वो अपनी क्वेरी टीचर से पूछ पा रहा है। लेकिन जब मेमोरी लेवल पे जहाँ हमने बात की थी, क्योंकि बच्चा वहाँ पे उस पे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वहाँ पे वो किसी भी चीज के बारे में सोचता नहीं है, तो इसी कारण वो अपनी क्वेरी भी टीचर्स के साथ रेज नहीं कर पाता है। इवेल्यूशन सिस्टम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चा चीजों को सोचते हुए लिखता है, क्योंकि एज इट इज वन वर्ड आंसर नहीं होता है कि बच्चा एज इट इज उसने फैक्ट याद किया और लिख दिया। तो यहाँ पे जो इवेल्यूशन सिस्टम होते हैं वो ऐसे टाइप होता है, एमसीक्यूज होता है और एनालॉजी बेस्ड होता है। तो इसको अगर हम इस लेवल पे एक एग्जांपल के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझें, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जैसे हमने अभी मेमोरी लेवल पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसी से देखेंगे, तो यहाँ पे बच्चा वो समझ पाएगा कि अगर जो टू की टेबल है वो मतलब कैसे है, 2 2 4 है तो कैसे है, वो उस चीज को समझ पाएगा। या अगर हम एक एग्जांपल और देखें, जैसे जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस दी हैं, एसपीसीएफ, तो यहाँ पे बच्चा अगर मेमोरी लेवल पे है वो सिर्फ याद कर लेगा कि हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा तो वो जान पाएगा कि जो फर्स्ट स्टेज है उसे सेंसरी मोटर स्टेट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वो समझ पाएगा इस लेवल पे जो इस स्टेज पे जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज करता है, तो इसी कारण से सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। तो अगर उसमें ये
तो इस लेवल पे जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चा इस कंसेप्ट को समझ पाएगा कि क्यों इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। लेकिन अगर मेमोरी लेवल की टीचिंग है, तो बच्चे को, अगर हम एक छोटे से बच्चे को भी ये रटा दें कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी थी, वो उसे रट लेगा, पर उसे उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो यही डिफरेंस है मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो अगर हम बात करते हैं इनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, तो इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, बच्चे अपनी क्वेरीज को रेज कर पाते हैं, तो यहाँ पे जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, तो इसी वजह से जो लर्निंग होती है वो भी इफेक्टिव होती है। बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप होती हैं। और अगर हम इसकी डिमेरिट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लर्निंग के लिए स्कोप नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है वो भी टीचर सेंटर्ड ही है। यहाँ पे भी बच्चे का जो रोल है एक्टिव है, बट अकॉर्डिंग टू टीचर उसका लेस एक्टिव रोल है। इट इग्नोर्स हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो होता है चीजों को थोड़ा सोचना प्रारंभ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोच होती है वो इतनी मतलब हम कह सकते हैं कि इतनी डेवलप नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो उसके हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो अब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग में इसके सबसे हाईएस्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करेंगे। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज प्रोपाउंडेड बाय हंट। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम चिंतनशील स्तर कहते हैं, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है, तो इसे हंट ने दिया था। इसे मोस्ट थॉटफुल लेवल कहा जाता है, क्योंकि इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो इन दोनों लेवल्स से ऊपर है, क्योंकि वो मेमोराइज तो चीजों को कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, लेकिन इस रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचिंग होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन ओनली। इट डिमांड्स द यूज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस। इस लेवल पे जो बच्चा होता है उससे केवल ये नहीं होता कि वो चीजों को मेमोराइज कर ले या अंडरस्टैंड कर ले, या जो कंसेप्ट उसने सीखे हैं वो उसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करे। यहाँ पे जो बच्चा होता है उसकी हायर मेंटल प्रोसेस की उससे डिमांड होती है कि वो उन चीजों को फुलफिल कर पाए। बच्चा यहाँ पे रीजनिंग करने लगता है, और वो थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, एनालाइजिंग कंसेप्ट होता है, आइडियाज एंड थॉट। यहाँ पे जो बच्चा होता है रीजनिंग कर पाता है, तार्किक चिंतन कर पाता है चीजों के बारे में, और तो कंसेप्ट्स को वो एनालाइज कर पाता है, उसकी इमेजिनेशन की पावर डेवलप होती है इस रिफ्लेक्टिव लेवल पे। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इस लेवल पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, इस लेवल का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। डेवलप इनसाइट द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम, बच्चे के अंदर इंसाइट डेवलप करना जिससे कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट, और इस लेवल पे बच्चे को मतलब उसको इस लेवल तक डेवलप करना है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए उसे डेवलप किया जाता है। जैसे हमने अभी देखा था, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ पे जो टीचर है उसका टीचर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो लर्नर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने कहा था। लेकिन हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे को इस तरह से डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसमें डेवलप हो सके। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि जो बच्चा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चा अभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। हालांकि जो यहाँ पे बच्चा है वो मोर एक्टिव है, बट उसकी उसकी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट थिंकिंग के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंडेड होता है। जैसे हमने बात की थी अभी आगे दो लेवल्स में, वहां पे बच्चे को एक तरह से स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब्जेक्ट मैटर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो होता है उसे ओपन एंडेड दिया जाता है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट मैटर इतना ही होगा। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम रेदर देन द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है, क्योंकि बच्चे के सामने इस लेवल पे एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, जिससे उसे टीचर फैसिलिटेट करता है, उसे उसके इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक खुद ही पहुंचता है। यहाँ पे टीचर्स का जो रोल होता है केवल फैसिलिटेटर का होता है। टीचर बच्चे को गाइड करता है, उसे इंस्ट्रक्शन देता है, पर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बच्चा खुद ही निकालता है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो है कंटेंट से ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है। तो यूज्ड मेथड, इस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का यूज किया जाता है। इसमें बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चा खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड का यूज किया जाता है, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज किया जाता है। बच्चे के सामने कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देन बच्चे से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी उस तरीके एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, मतलब उसे इस तरह से सिखाने की कोशिश की जाती है कि वो खुद ही उन चीजों से सॉल्यूशन निकाल सके।
एंड रोल ऑफ अ टीचर, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे जो टीचर्स का रोल होता है वो इंस्ट्रक्टर का होता है या फैसिलिटेटर का होता है। वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, बट यहाँ पे टीचर्स के पास डोमिनेटिंग पावर नहीं होती है। रोल ऑफ ए लर्नर, यहाँ पे लर्नर जो होता है टीचर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि जो पूरी इस लेवल पे जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उसके सामने प्रॉब्लम टीचर्स के द्वारा दी जाती है, टीचर उसे गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करता है, और बच्चा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक अपने आप पहुंचता है। इवेल्यूशन सिस्टम अगर हम इसमें देखें, द इवेल्यूशन सिस्टम एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग should test the higher order cognitive abilities like reasoning, creativity, original thinking, problem solving, critical thinking, etc. तो इस लेवल पे जो बच्चे के लिए जो इवेल्यूशन सिस्टम है, उसे एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें डेवलप करने के बेसिस पे इवेल्यूएशन सिस्टम को बनाया जाता है, जैसे कि बच्चे की रीजनिंग यूज हो, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी हो, ओरिजिनल थिंकिंग, और उन प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सके। तो टोटली बच्चे में जो है उसे क्रिएटिव बनाने या उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश लेवल पे की जाती है। तो इसी कारण इस लेवल पे जो इवेल्यूशन सिस्टम है उसमें भी उसकी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए इवेल्यूएशन सिस्टम में इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो बात करेंगे हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। चाहे हमने कहा कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो टीचिंग का एक हायर लेवल है, पर इसकी भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। जो इसके मेरिट्स हम देखेंगे, लर्नर सेंटर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर होता है वो मोर एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू द टीचर। यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है। मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ टीचिंग, प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो सेल्फ मोटिवेट होता है चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि उसे प्रॉब्लम दी जाती है, और अगर बच्चा चीजों को कर पा रहा है तो वो सेल्फ मोटिवेट होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यहाँ पे जो बच्चे की जो होती है क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उसे नई चीजों के बारे में जानने सीखने का अवसर मिलता है। डिमेरिट्स हम बात करेंगे, नॉट नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, क्योंकि इस लेवल का हम लोअर क्लासेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी थिंकिंग इतनी नहीं होती है कि वहां पे हम इस चीज को अप्लाई कर सकें। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगर हम फॉर्मल क्लासरूम में देखेंगे तो एक हर सब्जेक्ट का अपना एक फिक्स टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। नॉट एप्लीकेबल फॉर डल स्टूडेंट, जो हम कहेंगे स्लो लर्नर होते हैं या डल स्टूडेंट होते हैं, वो एकदम से चीजों को नहीं सीख पाते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो उन बच्चों के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग उतनी अच्छी नहीं है। एंड एक्सेस बर्डन ऑन द टीचर, कहीं ना कहीं जो ये प्रोसेस है रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है वो टीचर्स के लिए भी एक बर्डन होती है, क्योंकि उन्हें बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, देन उन्हें उस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को देना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस होती है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ज्यादा टीचर्स के लिए बर्डन वाली होती है। तो हमने आज के सेशन में लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस की, जिन्हें हमने तीनों लेवल्स का के बारे में देखा। तो इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी लेवल टीचिंग में किसी भी लेवल का कम रोल है, क्योंकि हर टीचिंग का जो तीनों लेवल है उसके अलग अलग स्टेजेस में उन तीनों का अपना रोल है। जैसे छोटे लेवल पे मेमोरी लेवल इफेक्टिव है, और हायर लेवल पे रिफ्लेक्टिव लेवल का यूज है, और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो मिडिल एज होती है बच्चे की, वहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो लेवल की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों लेवल्स में कि ये कोई भी लेवल टीचिंग के लिए अच्छे नहीं है, या एक मोर इफेक्टिव है या एक लेस इफेक्टिव है, इसे इस तरह से किया गया है। पर हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों का रोल जो है किसी के अकॉर्डिंग किसी का कम या ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तीनों लेवल्स की टीचिंग है वो अपने आप में अलग अलग स्टेजेस के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।